फर्रुखाबाद का बहुत स्वर्णिम इतिहास है। फर्रुखाबाद व्यापारिक दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर था। बाहर से लोग आते थे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता था। तो फिर ऐसी क्या चीज़ें रही होंगी जो इतना बड़ा फर्रुखाबाद आज एक छोटा बन के रह गया। फर्रुखाबाद के बारे में एक पुरानी पिक्चर है कटी पतंग का, उसका एक गाना बहुत सुंदर था। आकाश से गिरी मैं एक बार कट के ऐसे, दुनिया ने फिर ना पूछो लूटा है कैसे कैसे। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जेबें भरें। जो छोटे लेवल पे करप्शन हुआ है वो आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे करप्शन हुआ है? मैं आपको बताऊं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। बोले बीजेपी की जो पार्टी है वो अभी वन ऑफ द बेस्ट रूलिंग पार्टी मानी जाती है भारत देश की। फिर आपने वो क्यों छोड़ दी? इसलिए छोड़ी कि जब 2017 का इलेक्शन था तो मैंने अभी एक एक्सप्रेस वे का जो मैटर हुआ था उसमें हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस को काफ़ी ट्रोल किया गया। अच्छा आज के हमारे इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं डॉक्टर अरविंद गुप्ता। डॉक्टर अरविंद गुप्ता वो इंसान हैं जिन्होंने भारत देश की सबसे मेजर पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी उस पार्टी के साथ मैच नहीं कर रही थी। इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम लोगों ने जाना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें उनके साथ हुई जो उन्हें ये पार्टी को छोड़ना पड़ा और ख़ुद की एक पार्टी का उन्होंने गठन किया। डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने बताया कि हमारे फर्रुखाबाद में सिर्फ कन्नौज नहीं बल्कि 8 ज़िले और शामिल थे। जो हमारे फर्रुखाबाद को पॉलिटिशियंस मिले, उन पॉलिटिशियंस में ऐसी क्या कमी रही थी जो इतना बड़ा फर्रुखाबाद आज एक छोटा सा ज़िला बन के रह गया है। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू डियर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो आपकी लाइफ के बारे में स्टार्टिंग से जानते हैं। मेरा गांव है यहाँ से 18 किलोमीटर दूर अल्लाहगंज। वैसे वो शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब मेरी कर्म भूमि फर्रुखाबाद है। 2009 से फर्रुखाबाद में ही मेरा बचपन पूरा गांव में बीता। हमारे गांव में स्कूल नहीं था तो सरस्वती विद्या मंदिर एकल विद्यालय में प्रिंसिपल थे राधे श्याम अवस्थी जी, तो बाग में हमारी क्लास लगती थी। तो 9th तक मैंने अपनी एजुकेशन गांव में ही ली। ठीक। 9th के बाद मैं 10th में इलाहाबाद चला गया। इलाहाबाद के बाद फिर 11th एंड 12th शाहजहानपुर से किया। उसके बाद मेडिकल कोचिंग करी तो उसमें BHMS में सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसे नहीं लिया। उसके बाद फिर मैं रशिया चला गया, वहाँ से मैंने MBBS किया और वहाँ से लौट के आने के बाद मैंने यहाँ पे सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ से DNB जनरल सर्जरी करी। मेडिकल फील्ड में आने का प्लान पहले से ही था? बचपन में तो नहीं था क्योंकि जो गांव में शिक्षा जो मिलती है अब तो फिर भी काफ़ी बेहतर हो गया। उस टाइम हम लोगों के पास ये ऑप्शंस होते नहीं थे, लेकिन ये ज़रूर था कि जब मेडिकल के फील्ड में आया तो उसके बाद इतनी रुचि रही कि मैं जब रशिया में मेरा 7 साल का जो टेन्योर था, मैंने कभी भी एक भी दिन क्लास एब्सेंट नहीं करी। तो जो टारगेट मिलता नॉर्मल स्टूडेंट्स को कि आपको 75% मैनेज करना है, रशिया में वहाँ पे 5 वर्ड नंबर का कॉन्सेप्ट था, मतलब 2 फेल, 3 गुड, 4 वेरी गुड एंड 5 अतलीचनिक या फिर एक्सीलेंट। तो मैं रेड डिप्लोमा होल्डर हूँ, मतलब जिसे 5 के मतलब जितने भी सब्जेक्ट थे सभी में 5 मिलते थे। तो हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं फर्रुखाबाद से, आप इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताइए कि हिस्ट्री इसकी क्या रही है और एक्चुअल में जो अभी इसकी कंडीशन है वो क्या है और दोनों में जो डिफरेंस आया है उसकी मेन वजह क्या है? फर्रुखाबाद का बहुत स्वर्णिम इतिहास है। 17वीं शताब्दी में फर्रुखाबाद एक सूबा के तौर पे जाना जाता था, या जिसे कहते थे छोटा मुल्क। ठीक। शाहजहानपुर, हरदोई, एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर और बदायूं, ये 8 ज़िले फर्रुखाबाद में आते थे और इन 8 ज़िलों का जो सूबा था उसकी राजधानी फर्रुखाबाद थी। ठीक। उस समय के जो यहाँ पे नवाब थे उनकी सालाना इनकम जो है 40 लाख से लेके 60 लाख रुपए थी। आपने बताया कि ये 8 ज़िले आते थे, 8 ज़िले, लेकिन हम लोगों को सिर्फ ये पता था कि कन्नौज फर्रुखाबाद में था बस। ये
अभी बहुत बाद की बात है। मैं अब बताऊं, ये 1923 तक ठीक। अल्लाहगंज भी इसमें आता था आपका, फर्रुखाबाद में। गोरा तक जो है वो फर्रुखाबाद था। उसकी तब तहसील अलीगढ़ कड़क्का जो है वो राजेपुर में है, वो अमृतपुर में है, वो उसकी तहसील थी। ठीक। तो ये जो कन्नौज अभी जो अलग हुआ है, ये तो बहुत बाद की बात है, अभी कुछ ही समय पहले की बात है। फर्रुखाबाद का जो स्वर्णिम इतिहास है, उस इतिहास में फर्रुखाबाद, इसे अपराकाशी भी कहा जाता है, क्योंकि बनारस के बाद महादेव के सबसे ज़्यादा मंदिर आपके फर्रुखाबाद में। ठीक। फर्रुखाबाद व्यापारिक दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर था यहाँ पर। यहाँ पर हमारे यहाँ उस टाइम भी गंगा जी में पानी के जहाज़ों के द्वारा यहाँ पर व्यापार होता था, जिसकी आज भी एक यादगार बची हुई है, साधों की विसरातें जो हैं वो होटल्स थे, वो गंगा जी के किनारे थे। व्यापारी जहाज़ों से अपना माल लेके आते थे, उन्हीं विसरातों में वो रुकते थे। एक उसका एक धरोहर है हमारा ये प्रूफ है कि इसमें जो है उस समय जहाज़ों के द्वारा भी फर्रुखाबाद में व्यापार होता था। क्या व्यापार होता था? यहाँ पे जो सबसे बड़ा व्यापार उस टाइम होता था वो था यहाँ पर कपड़े का। सिर्फ कपड़े का था और भी कपड़े का था। फर्रुखाबाद जो पहले जाना जाता था वो अपने कई चीज़ों के लिए जाना जाता था। एक था छपाई उद्योग। ठीक। कलकत्ता से गाड़ी आती थी यहाँ पर, और यहाँ पर कपड़ा जो है वो छपाई होती थी, और उसके बाद पैन इंडिया उसकी सेल होती थी। ठीक है। दूसरा फर्रुखाबाद में बहुत बड़ा काम होता था, वो था मोटी पीतल का। घड़े हैं, पराते हैं, लोटे हैं। ये मोटी पीतल का मुरादाबाद के लोग फर्रुखाबाद से खरीद के लेके जाते थे। आज मुरादाबाद पूरी दुनिया देश में जाना जाता है, अब फर्रुखाबाद का नाम लेने वाला कोई नहीं। अब वो जो फैक्ट्रियां थीं वो सब बंद हो गई। कुछ एक दो लोग ऐसे हैं जो उस विरासत को अभी भी सहेज के काम कर रहे हैं उस पे जो है, लेकिन वो बेचारे बहुत ही मुफलिसी में जी रहे हैं। इसके साथ फर्रुखाबाद की जो आध्यात्मिक विरासत है वो तो अपने आप में एक चमत्कार है। जैन धर्म का एक विश्व स्तरीय केंद्र हमारा कंपिलम है। बौद्ध धर्म का एक विश्व स्तरीय केंद्र हमारा संकिसा में है। श्रृंगी रामपुर, ये श्रृंगी रामपुर ऋषि श्रृंगी वही थे जिन्होंने भगवान राम की शादी कराई थी। वो श्रृंगी ऋषि का आश्रम आपके यहीं भोजपुर में है। उसके बाद नीम करोरी धाम, जो कि बाबा नीम करोरी का कैंची धाम के बाद सबसे बड़ी मान्यता उसकी जो है फर्रुखाबाद में है। गंगा घाट, द्रौपदी कुंड, और महादेव का प्राचीन मंदिर है तुसौर। ठीक। तुसौर का महादेव का प्राचीन मंदिर, वो भी करीब 1000 साल से ज़्यादा प्राचीन है। तो फर्रुखाबाद आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शायद ही कोई उत्तर प्रदेश में ऐसा जिला हो जहाँ पर इतने धार्मिक स्थल हैं। अगर हम लोग एज अ बिजनेस के नज़र से देखें तो आप बता रहे थे कि बाहर से लोग आते थे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता था, और स्पिरिचुअलिटी में भी ये काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। तो फिर ऐसी क्या चीज़ें रही होंगी जो इतना बड़ा फर्रुखाबाद आज एक छोटा बन के रह गया और ये सारे ज़िले अलग हो गए? जैसे अभी आपने बताया कि ये सेंटर था पीतल का, लेकिन आज पीतल के बारे में फर्रुखाबाद को तो कोई नहीं जानता, लेकिन मुरादाबाद का नाम आता है। फर्रुखाबाद के बारे में एक पुरानी पिक्चर है कटी पतंग का। उसका एक गाना बहुत सुंदर था। आकाश से गिरी मैं एक बार कट के ऐसे, दुनिया ने फिर ना पूछो लूटा है कैसे कैसे। ये जो दो लाइनें हैं ये फर्रुखाबाद के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती। फर्रुखाबाद का जो राजनीतिक नेतृत्व रहा वो शुरुआत से ही बहुत कमज़ोर रहा। ये अभी से नहीं कि मैं अभी कहूँ कि वर्तमान में जो पार्टी है उसका कमज़ोर है, ये शुरुआत से ही। किसी भी राजनीतिक नेतृत्व वाले व्यक्ति ने, किसी ने भी, जो फर्रुखाबाद के जितने भी नेता थे, उन्होंने कभी भी फर्रुखाबाद के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किए। हम गरीब थे नहीं। हम अगर आज़ादी में बहुत पुराने अगर ना भी जाऊं तो आज़ादी के समय के बाद 1947 के बाद भी फर्रुखाबाद, शाहजहानपुर, हरदोई, मैनपुरी के यहाँ के लोग फर्रुखाबाद में लेबरी करने आते थे। वो यहाँ पे काम करते थे। वहाँ के दुकानदार फर्रुखाबाद से, वहाँ के ज्वेलरी के दुकानदार फर्रुखाबाद से ज्वेलरी खरीद के लेके जाते थे। वहाँ के किराने के दुकानदार अपने मन्नीगंज से मटेरियल खरीद के लेके जाते थे। वहाँ के जो ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के दुकानदार थे वो आपके फर्रुखाबाद से सब माल खरीद के लेके जाते थे।
इतनी बड़ी मंडी थी फर्रुखाबाद, हर चीज़ की। हर चीज़ की। और ये मैं नहीं कह रहा, आप फर्रुखाबाद का पूरा रेवेन्यू का उठवा के देख लीजिए, आपको हर जगह उसके साक्ष्य मिल जाएंगे। तो फर्रुखाबाद को जितने भी पॉलिटिशियंस मिले सब ऐसे ही मिले? अब अगर मैं ये कहूँ कि एक स्वर्ण महल जो है, एक स्वर्ण महल वो धीरे धीरे करके वो केवल पीतल का रह गया, तो निश्चित से बात है कि जो इसके चौकीदार थे उन्होंने सब स्वर्ण चुरा लिया और वो बचा हुआ पीतल में कन्वर्ट कर दिया। और ये चौकीदार कोई और नहीं है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे। आज फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के पटल पे दिखाई नहीं पड़ता कहीं पर भी। जैसे अभी हम लोग बात करें एक पॉलिटिशियन से, तो जो मेन वर्ड्स उनके रहते हैं वो कि हम तो जनता की सेवा के लिए लगे हैं, समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं। तो अगर सारे लोग सोशल वर्कर या सोशल सर्विस में आ जाएंगे, फिर जो मेन पॉलिटिक्स है वो कौन करेगा? देखिए, राजनीति एक विशुद्ध राजनीति है, जिसे या कह लीजिए शुद्ध राजनीति, और एक वर्तमान राजनीति। ठीक। शुद्ध राजनीति का परिचय होता है कि हम राजनीति को समाज की सेवा के लिए उपयोग करें। हम राजनीति को अपना रोजगार का अवसर ना बनाएं। ठीक है। और हम अपने जो संविधान है और संविधान से जो चलने वाली व्यवस्था है, जो कार्यपालिका है, उसकी निगरानी के लिए हमारी विधायिका बनाई गई थी। ठीक। जिसमें कि आपके एमपी और एमएलए होते हैं। लेकिन वर्तमान में स्थिति यह है कि राजनीति जो है वो एक तरीके से व्यवसाय बन गई है। लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, क्या? बड़ा सफल व्यवसाय है। इसमें जितना अच्छा रिटर्न आता है उतना किसी भी व्यवसाय में इतना अच्छा रिटर्न नहीं आता है। छोटे से उदाहरण हैं, पिछले 9 सालों में आप अगर गौर करके देख लीजिए तो आपके जनप्रतिनिधियों की, किसी एक जनप्रतिनिधि की तो इनकम जो है शायद 11,000% बढ़ी। और मैं बहुत से वो जनप्रतिनिधियों को जानता हूँ कि जो बलेरो को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल था जिन्हें जीतने से पहले, आज वो फॉर्च्यूनर, इनोवा, हार्ले और कई कई गाड़ियों से चल रहे हैं, जिन गाड़ियों की अपनी खुद की कीमत अगर मिला ली जाए तो करोड़ों में है। तो सीधी सी बात है कि इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस कोई दूसरा नहीं है। यही वो वजह है कि लोग पढ़ते नहीं। पूरे समय में राजनीति आज पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में लोगों ने अपना लिया है। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं। राजनीति का मतलब होता है, अगर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति तो राष्ट्र की नीति के निर्माण को राजनीति कहते हैं। अगर प्रदेश लेवल की राजनीति है तो प्रदेश की नीतियों का निर्धारण करने की जो व्यवस्था होती है उसे राजनीति कहते हैं। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जेबें भरें। राजनीति का मतलब है कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, जनता के लिए एक ऐसा माहौल खड़ा करना कि उसे जो हमारी व्यवस्था है उससे परेशानी ना हो, और वो अपने जो कार्य हैं उनका अपने सुखपूर्वक उस कार्यों को निर्वाह कर सके। अगर हमारी स्टेट में कोई गवर्नमेंट आती है तो उसका जो चयन होता है वो वहाँ की जनता करती है। तो जनता को अगर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो क्या जनता में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो सरकार बदल दे? देखिए, ऐसी बात नहीं। फर्रुखाबाद के लोगों ने हर बार प्रयास किया है। 2007 में 4 विधायक बसपा के थे, 2 मंत्री थे, 1 एमएलसी था। किसी ने भी कोई कार्य नहीं किया। 2012 ने फर्रुखाबादी जनता ने उन सबको उठा के बाहर फेंक दिया, और 4 विधायक समाजवादी पार्टी के थे और 2 मंत्री थे। लेकिन दुर्भाग्य आप देखिए, उन्होंने भी कोई कार्य नहीं किया। तो फर्रुखाबाद की जनता ने 2017 में 4 विधायकों को उठा के बाहर फेंक दिया सत्ता से, और उसके बाद 4 विधायक भाजपा के चुन लिए। लेकिन दुर्भाग्य आप देखिए कि 5 साल उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद दूसरे 5 साल में भी स्थिति यथावत बनी हुई है। फर्रुखाबाद जो आज से 30-35 साल पहले था उससे और बदतर हो गया है। कोई सुधार की उम्मीद इसमें नहीं। समाज सेवा की जैसे बात करें तो आप एक डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर जनरली एक समाज सेवी ही हुआ अगर हम लोग देखें तो। फिर आप पॉलिटिक्स में क्यों आए थे? इसके पीछे एक वजह थी। मेरे पास हर तरीके का मरीज आता है।
अब जब मरीज आता था तो मेरा एक शुरुआत से रहा है कि मैं केवल बीमारी के साथ उस मरीज से भी पूछता, भैया तुम्हारा हाल क्या है। बोले डॉक्टर साहब बिटिया की शादी हो गई, उसमें बहुत खर्चा हो गया, बीमारी के लिए हम कहाँ से लाएं। ठीक है। फसल इस बार हमारी हुई, उस फसल में नुकसान हो गया, अब बताओ डॉक्टर साहब हम कहाँ जाएं। कहीं पूछने कहा कि भाई हमारे कोई कार्य था तो उसमें हमसे इतनी रिश्वत पड़ गई। कहीं पे उसकी जितनी भी समस्याएं थी, जब वो अपनी हमें समस्याएं बताते थे तो मुझे एक चीज़ लगती थी, क्या केवल इनकी बीमारी का इलाज करके इस समाज में हम एक बड़ा सुधार ला सकते हैं। तब एहसास हुआ नहीं, आज पूरा समाज हमारा बीमार है, तो ऐसे बीमार समाज के लिए एक डॉक्टर को राजनीतिक रूप में आना वो ज़रूरी है। दूसरी एक चीज़ और भी है, मैं जितने भी पढ़े लिखे और अच्छे लोग हैं इन सबका भी आह्वान करूंगा, पढ़े लिखे और अच्छे लोगों ने राजनीति से दूरी बना ली, इसीलिए नंगों ने राजनीति पर अधिकार कर लिया। आज वो लोग नीति निर्धारण करते हैं हमारा, जिनके पास ना तो शिक्षा है ना कोई उनकी ऐसी क्वालिटी है जिसके बारे में वो ये कह सकें कि भाई हमने ये अचीवमेंट किया है, हमने ये अच्छा कार्य किया है, इसलिए आप चुनो। वो तो आज के लिए कहते हैं इनके चेहरे पे हमें चुन लो, उनके चेहरे पे हमें चुन लो, ठीक, आप हमारी जाति को इसलिए हमें चुन लो, आप हमारे धर्म को इसलिए हमें चुन लो। वो ये नहीं कहते कि मैंने जनता के लिए कार्य किया। आज कोई एक चीज़ बताइए आप, हमारे लोकतंत्र में 4 स्तंभ हैं। पहला है कार्यपालिका जिसमें आपके सरकारी कर्मचारी होते हैं, दूसरा है विधायिका जिसमें MP MLA होते हैं, तीसरा है न्यायपालिका जिसमें आपका जज होते हैं, चौथी है पत्रकारिता। कार्यपालिका अच्छे से कार्य करे इसलिए विधायिका MP MLA को चुना जाता है ताकि आप कार्यपालिका पे निगाह रख ठीक ठीक। आप एक नेता बता दीजिए, एक जनप्रतिनिधि बता दीजिए जिसने किसी भी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए पकड़वाया हो। लगभग 0। तो ये कौन सी रखवाली आप कर रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि हमने हंडिया में दूध रखा, अब बिल्ली को रखवाली के लिए छोड़ दिया। तो सीधी सी बात यह है कि जब तक लोग, मैं आपको बताऊं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, बोले कितना भी बड़ा संविधान बना लीजिए आप, लेकिन अगर इसके पीछे काम करने वाले लोग ईमानदार और निष्ठावान नहीं हैं तो किसी भी बड़े संविधान का कोई औचित्य नहीं है, और इसमें और ज़्यादा कमियां और भ्रष्टाचार पैदा होगा। जैसे बीजेपी की पार्टी से एंट्री की थी आपने, लेकिन बीजेपी की जो पार्टी है वो अभी वन ऑफ द बेस्ट रूलिंग पार्टी मानी जाती है भारत देश की, फिर आपने वो क्यों छोड़ दी? क्योंकि मेरे हिसाब से अगर सिर्फ आप बीजेपी का टैग लेके पॉलिटिक्स में आते तो आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा थे। बिल्कुल जीतने के चांसेस ज़्यादा थे। अगर राजनीति केवल निहित स्वार्थ के लिए करनी है तो सीधी सी बात है, बीजेपी का आज एक बहुत अच्छा एक बड़ा सा बैनर है और उसके अंदर जाके आप अपने निहित स्वार्थ की राजनीति बड़े अच्छे से कर सकते हैं। मैंने भाजपा तब छोड़ी जब भाजपा अपने शिखर पर थी। बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति सत्ता पश्चिम होते हुए कभी भी सत्ता को छोड़ता नहीं, इसलिए छोड़ी कि जब 2017 का इलेक्शन था तो मैंने रात दिन एक कर दिया ताकि बीजेपी के विधायक और ये सब जीतें। ठीक है। इसलिए कि ये हमारे फर्रुखाबाद को आगे जगमग कर देंगे, इसे रोशन करेंगे और इसका विकास करेंगे। सालों बीत गए, मेरे बार बार आग्रह करने के बावजूद भी फर्रुखाबाद जस का तस रहा। धीरे धीरे व्यवस्था पहले 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, चौथे साल तक जाते जाते मेरी उम्मीदें टूट गईं कि मैं ये सोचता था कि अगर मान लो आप लोग फर्रुखाबाद का कुछ नहीं कर रहे हैं, फर्रुखाबाद के बच्चों का भविष्य बिल्कुल ही अंधकार में होता चला जा रहा, तो ऐसी राजनीति करने से फ़ायदा क्या है। और यही वो पॉइंट था जब मैंने भाजपा छोड़ दी। क्या आपको लगता है कि कोई एक पॉलिटिशियन बिना करप्शन किए पॉलिटिक्स कर सकता है?
देखिए, आप अब जो करप्शन की बात आपने कही है, सही बात तो ये वर्तमान समय में कोई भी राजनीतिक पार्टी हर चीज़ की बात करती, धर्म की बात करेगी, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करेगी, जाति की बात करेगी, क्षेत्रवाद की बात करेगी, भाषा की बात करेगी, महंगाई की बात करेगी, सबकी बात करेगी। लेकिन कोई भी पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे और भी क्षेत्रीय पार्टियां हो, भ्रष्टाचार के ऊपर बोलने का किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। और अगर देखा जाए तो हमारी जितनी भी व्यवस्था है उस सबका सबसे बड़ा कैंसर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार अगर खत्म हो जाए तो शिक्षा आपकी गुणवत्तापूर्ण होते देर नहीं लगेगी। सरकारी स्कूलों में भ्रष्टाचार अगर खत्म हो जाए, सरकारी अस्पतालों में भी आपको बहुत अच्छी गुणवत्ता का इलाज मिल सकता है। भ्रष्टाचार अगर खत्म हो जाए तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी जो रोडें बिछेंगी तो एक बार रोड बन जाएगी बिना भ्रष्टाचार की तो वो रोड कम से कम 50 साल चलेगी। एक बार जो लाइन की, बिजली की लाइन केबलें खींच गए, उनमें फॉल्ट आने में 10 साल लग जाएंगे अगर बिना भ्रष्टाचार की चीज़ें बनाई जाए। तो भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जिसके ऊपर कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि हर व्यक्ति को यह है कि चोर चोर मौसेरे भाई। पार्टी का आपने गठन कब किया था? मैंने इस पार्टी का आवेदन किया था 2022 के लास्ट में। 2022 में मैंने वो कर दिया था कि मुझे अपनी नई पार्टी बनानी है। ठीक। जब आपने बीजेपी छोड़ी थी उसके बाद? नहीं, उसके काफ़ी समय बाद, उसके बाद जो है ये मैंने आवेदन किया था पार्टी का 2024 में आवेदन किया था। क्या नाम आपकी पार्टी? विप्लव पार्टी। मीन्स? विप्लव का मतलब होता है क्रांति, असत्य की सत्ता के विरोध में सत्य की क्रांति। ठीक है। तो विप्लव जो नाम दिया वो कुछ हद तक, मतलब मेरा व्यवहार भी वैसा ही है, तो मेरे व्यवहार के अनुरूप ही मुझे नाम मिला। अच्छा, ये नाम आपने कुछ दिया था? वो लोग उन्होंने हमें 15 उन्होंने कहा कि 15 जो है आप नाम दीजिए, उनमें नाम में से एक जो है हम आपको चूज करके आप अपनी तरफ से नहीं उन पार्टी का नाम बना सकते हैं? नहीं, उन 15 में से आपको 15 नाम देने होंगे, उन 15 में से कोई एक वो सेलेक्ट करके आपको देंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा। क्या? ऋग्वेद में एक जगह लिखा है, धर्मात्मा व्यक्ति को सत्ता माने के लिए साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करना चाहिए, और जब सत्ता में आ जाए तो धर्म की स्थापना करनी चाहिए। तो मैं भी वही चीज़ लेके चल रहा हूँ। भले आज मुझे कुछ चीज़ें, मुझे जो वर्तमान परिवेश है उसके हिसाब से अनुरूप मुझे अपने आप को ढालना पड़ा, लेकिन एक चीज़ निश्चित है, अंदर जो अंतरात्मा है वो वैसे ही ज्वालामुखी की आग की तरह पवित्र और निष्काम है। जो कोई भी कर्म करेगी वो कभी भी गलत कार्य नहीं करेगी। अब सपोज़ करते हैं जो आपने अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन किया और आप चुनाव लड़े, आप चुनाव जीते भी, आप अभी प्रेजेंट टाइम के एमएलए हैं, तो आप जनता के लिए क्या क्या करेंगे? मैं यहाँ पे शुरू करूँगा प्रोजेक्ट फर्रुखाबाद। उसमें क्या होगा? प्रोजेक्ट फर्रुखाबाद का मतलब ऐसे समझ लीजिए, अगर मान लीजिए हम फर्रुखाबाद को डेवलप करना चाहते हैं सही मायनों में, तो सीधी सी बात है, हमें अलग अलग लेवल पे काम करना होगा। क्या क्या? पहला, फर्रुखाबाद में जो यहाँ के व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, और जो यहाँ से बाहर बस गए बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने बाहर फैक्ट्रियाँ लगाई, उनके साथ एक मीटिंग करनी है। उनको सबको सम्मानपूर्वक यहाँ बुलाना है और उन्हें प्रेरित करना है कि हम तुम्हें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देंगे, आप उसमें फैक्ट्रियाँ लगाएं। तुम्हारी जितनी एनओसीज़ हैं तुम केवल फाइल हमें दे दो, एनओसीज़ दिलाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैं आपको निश्चित तौर पर कहता हूँ कि यहाँ पे फैक्ट्रियों की कमी नहीं रह जाएगी। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन फर्रुखाबादी खुद के हैं। फैक्ट्री तो है यहाँ भी एक? हाँ, एक फैक्ट्री अभी लगी है। वैसे तो फर्रुखाबाद में कोई फैक्ट्री, एक फैक्ट्री लगी है, वो भी बियर की लगी, दारू की लगी है। तो मेरे हिसाब से शायद फर्रुखाबाद वाले अपने गम गलत करने के लिए दारू की सेल बढ़ाएंगे। दूसरी चीज़ है, फर्रुखाबाद में कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इश्यू है। उसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग और एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ, इनके जो जिनके जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ
रिक्वेस्ट करके फर्रुखाबाद के लिए एक आउटर रिंग रोड के लिए मांग करनी है, और आउटर रिंग रोड के साथ जितने भी रोडें यहाँ पे हैं उन सबको प्रॉपर चौड़ीकरण करके आउटर रोड्स को, इंटरनल रोड्स को देखिए यहाँ पर जो है, जब भी कोई भी शहर को हम जब विस्तार कराते हैं तो जो पुराना शहर होता है वहाँ गलियाँ सकरी होती, पुराने बसे हुए होते, उन्हें हम नहीं छेड़ते, उन्हें हम अपने धरोहर के रूप में संरक्षित करते हैं और शहर का विकास हम उसका एक्सपेंशन करते हैं। जैसे हम लोग बनारस ले सकते हैं, बनारस है, कानपुर है, लखनऊ है, दिल्ली है, नई दिल्ली पुरानी दिल्ली, नया लखनऊ पुराना लखनऊ, अंदर की जो गलियां वो वैसी ही हैं। वैसे उनका हमने क्या किया, अब क्या किया, जब हमने शहर का एक्सपेंशन कर दिया, अच्छी अच्छी कॉलोनियाँ कटने लगी, तो अंदर के लोग अपने आप बाहर शिफ्ट हो गए, अंदर का भी लोड आपका कम हो गया। ठीक है। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ आती, जो यहाँ पर सरकारी अस्पताल है उनके अंदर से भ्रष्टाचार खत्म करके लोगों को सरकारी अस्पताल में ही गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा के लिए व्यवस्थाएं सब करना। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है शिक्षा। शिक्षा के लिए एक बृहद अभियान होगा, हर घर तक अपनी पहुंच बनाऊंगा, हर माँ बाप से कहूँगा तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना, और ये निश्चित सुनिश्चित करूँगा कि माँ बाप, मैंने कई यहाँ पर भी देखे हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों को शुरुआत में ही काम में लगा देते हैं। नहीं, बच्चा शिक्षा पहले पूरे करेगा, उसके बाद ही काम करेगा। ठीक। उसके लिए सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं उनके साथ भी एक समन्वय बैठक करनी, समन्वय उनके साथ बैठालना है कि भाई देखिए आपको मेहनत करनी होगी और आपको हम सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन एक चीज़ निश्चित मान लीजिए, अगर आपने काम में लापरवाही करी तो उसके लिए आपको बख्शा भी नहीं जाएगा। इसके साथ जो हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जैसे अब हमारे यहाँ पर छपाई का उद्योग है, उसे पुनर्जीवित करना, वो अभी लगभग ख़त्म हो चुका, लगभग ख़त्म हो जाए। उसकी ख़त्म होने की वजह है, आपने छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बची, उनसे कहा सुनिए आप गंगा जी में आप जो पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, आप इसके लिए अपना ट्रीटमेंट प्लांट लगवाइए। ठीक। वो जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो ये डाई इंडस्ट्री के हैं, वो अपने आप में करोड़ों मतलब कई करोड़ रुपए के एक प्लांट आता है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आप जो 20-20, 25-25, 50-50 लाख का जिनका टर्नओवर है, 1 करोड़ का टर्नओवर जिनका है, उनसे आप कहिए कि करोड़ 2 करोड़ की मशीनें लगा के वो जो है वाटर फिल्टर करेंगे, तो सीधी सी बात है वो बेचारे इतने सक्षम नहीं। होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रलाइज्ड एसटीपी उनके लिए लगानी चाहिए और केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए, ताकि जितना भी उस क्षेत्र में जो भी फैक्ट्रियां उनसे जो निकले उसका कॉमन सीवेज पानी निकले और उसे ट्रीट करके फिर गंगा जी में छोड़ा जाए। इसके अलावा जो हमने अभी पहले भी कहा, फर्रुखाबाद में धार्मिक धरोहर इतनी बड़ी है कि इसे एक हम बहुत बड़े विराट धार्मिक पर्यटन में इसे हम बदल सकते हैं। कंपिल, संकिसा, सिंगीरामपुर, नीम करोरी धाम और गंगा घाट, इन्हें हम मतलब प्रदेश स्तर का हम बना सकते हैं और इन्हें राष्ट्रीय स्तर तक के, क्योंकि यहाँ पे विदेशों से भी बहुत लोग आते हैं। ये है प्रोजेक्ट फर्रुखाबाद। इस पे पूरा अपना रात दिन काम करूँगा और उस चीज़ों को सफल बनाने के लिए, मतलब ऐसे मान के चलिए कि भगीरथ प्रयास करूँगा। जैसे कोई पॉलिटिशियन आना चाह रहा है पॉलिटिक्स में और सर्वे करते हैं जगहों में, गांव में, तब भी वो यही सारी बातें करते हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे, बेरोज़गारी हटाएंगे, करप्शन ख़त्म करेंगे, लेकिन पावर में आने के बाद ये सारी चीज़ें वो लोग भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह है, जब कोई नेता पैसा खर्च करके इलेक्शन जीतेगा तो सीधी सी बात है, जब आपकी नींव जो है बेईमानी को उस पर पड़ी है तो सीधी सी बात है कभी भी ईमानदारी का फूल उससे नहीं निकलेगा। बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। जिस दिन नेता, मेरा अपना सीधा सिद्धांत है कि हम जल पिएंगे और जल पिलाएंगे, राजनीति में पैसा एक नहीं लगाएंगे, पसीना रात दिन बहाएंगे। जब मैं बिना पैसे की राजनीति करूंगा, जैसे राम मनोहर लोहिया करते थे, वो अपनी जो है, जैसे उन्हें कुर्ता पैजामा कोई देता था तो वो सबसे पहले जेबें काट देते थे। लोग पूछते थे आपने साहब जेब क्यों काटी? बोले जब हमें पैसा रखना ही नहीं तो हम जेब का करेंगे क्या। तो सीधी सी बात है कि जब
हम बिना पैसे की राजनीति करेंगे, केवल सेवा का संकल्प लेके अपने शारीरिक मेहनत और मानसिक मेहनत के द्वारा जब सत्ता में आएंगे तो निश्चित तौर पे हमें आपसे वापसी में कुछ नहीं चाहिए। हम कुछ देने आए हैं, आपसे कुछ लेने नहीं आए। यही अंतर है कि जब एक विधायक 10 करोड़ रुपया खर्च करके वो विधायकी जीतता है तो सीधी सी बात, फिर आप उससे उम्मीद मत करिए कि वो समाज सेवा करेगा। वो 10 करोड़ से 50 करोड़ पैदा करेगा, उसके बाद में देखेगा। वो फिर देखना तब तक अगला इलेक्शन आ जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप तो एक बड़े लेवल पे होंगे, एमएलए हैं या एमपी हैं, जो छोटे लेवल पे करप्शन हुआ है वो आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे करप्शन हुआ? इसीलिए लोकतंत्र के 4 स्तंभ बनाए गए थे, कार्यपालिका और विधायिका। एक चीज़ आप निश्चित मान के चलिए, हम लोकल में कहीं पर भी करप्शन अगर हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधि को वहाँ का पता नहीं चलेगा। हर व्यक्ति को पता है कि फूड इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं, साहब आपके जो हैं ट्रैफिक पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, ठीक, आपके जो है चिकित्सा विभाग वाले क्या कर रहे हैं, आपके लेबर सबको पता है। लेकिन सीधी सी बात है, कोई भी, क्योंकि वो जब 10 करोड़ रुपए खर्च करके कोई इलेक्शन जीतता है तो ये लोग फिर उसके इनकम के रास्ते बनाते हैं। यही लोग जनता से पैसा खींच करके वो कमीशन के रूप में जनप्रतिनिधि को देते हैं। तो फिर सीधी सी बात है कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक साथ मिल गई तो जनता फुटबॉल बन जाती है। जनता भी तो शामिल होती है करप्शन में, लगता है ऐसा आपको? देखिए, ये बहुत ही बहुत बढ़िया बात आपने ये कही है कि जनता भी शामिल होती है, ठीक, एग्रीड। एक बात बताइए, संविधान जनता ने बनाया? नहीं। कार्यपालिका के जो कर्मचारी हैं वो जनता ने चुने? नहीं। ठीक। सिस्टम बनाने वाले, ना जनता ने सिस्टम बनाया, ना जो सिस्टम को इम्प्लीमेंट कराने वाले वो भी जनता ने नहीं चुने। ठीक। तो फिर करप्शन इन्हें सिखाता कौन है? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। बिजली विभाग का आप जो है मीटर आप कनेक्शन के लिए अप्लाई करिए, ठीक, पहले तो कोई आता नहीं है, फिर आप एक सुविधा शुल्क देते हैं, तब फिर वो कनेक्शन लगाने आता है, तब फिर वो उस टाइम आपको समझाता है कि भैया देखो तुम्हारा 10 किलोवाट का लोड है, तुम ऐसा करो 3 किलोवाट का कनेक्शन ले लो, हम तुम्हारी बाकी ऐसे में एडजस्ट हो जाएगा। वरना उसे कहाँ से पता चलेगा? जिस व्यक्ति अपना मकान बनवा रहा उसे क्या पता चलेगा कि हमारा कितना लोड रहेगा, कितना, इसे बताने वाला कौन है? बताने वाली ये कार्यपालिका ही। तो इसलिए अगर हम जनता को सही चीज़ बताएं और जनता को उसका सही इम्प्लीमेंट करवाएं तो निश्चित तौर मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी आम सामान्य व्यक्ति गलत काम करना कतई नहीं चाहता, वो मजबूरी में गलत काम करता है। अभी एक एक्सप्रेस वे का जो मैटर हुआ था उसमें हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस को काफ़ी ट्रोल किया गया। वो एक स्लोगन था ना कि फरुखाबाद वालों चूसो गन्ना और एक्सप्रेस वे ले गए सुरेश खन्ना। देखिए, मैं इससे भी पीछे चलता हूँ आपके। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना था समाजवादी पार्टी के समय में। जब उसका रोड मैप तैयार हो रहा था तो उसमें फरुखाबाद का नाम नहीं आ रहा था। मुझे अच्छे से ध्यान है, मैंने उस टाइम के वर्तमान सांसद से खुद पर्सनल जाके रिक्वेस्ट करी थी हमने कि सांसद महोदय चलिए लखनऊ मखलेज जी से मिलाते हैं और उन्हें यमुना एक्सप्रेस वे की बात कर लेते हैं कि वो फरुखाबाद को भी लिंक रोड दे दें। ठीक। वो नहीं गए। फिर बीच में एक बार मेरी अखिलेश जी से मुलाकात हुई। जब मैंने अखिलेश जी से बात पूछी, हमने साहब आपको ऐसी क्या नाराज़गी थी फरुखाबाद से कि आपने फरुखाबाद को लिंक रोड नहीं दिया? बोले डॉक्टर साहब मैं देना चाहता था लेकिन हमारी पार्टी के 4 विधायक और 2 MP किसी ने भी मुझे याद नहीं दिलाया, किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। अब आप देखिए, उसके बाद जब गंगा एक्सप्रेस वे की बात आई तो मुझे अच्छे से ध्यान है हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि सब भाई अब हम तो जाके लखनऊ में योगी जी से मिल नहीं सकते, कि सब विधायक सांसद सब लोग मिलके चलिए, सत्ता पक्ष वाले विपक्ष वाले भी साथ चलिए, लाने ले जाने की जिम्मेदारी हम सब जनता के लोग उठाएंगे, आप लोग चलिए उनसे मिलके अपनी एक मांग रखते हैं। मैं आपको बताऊं अगर सब ने मांग रखी होती योगी जी 100% फरुखाबाद को भी गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ देते।
अब लोग कहते हैं कि खन्ना जी ने गलत किया। हम्म, मैंने एक दिन खन्ना जी से पूछा, खन्ना जी ने एक ही बात कही, मेरे शाहजहानपुर की जनता के लिए जो अच्छा था मैंने वो किया। लेकिन इसके बारे में बताया गया कि जो हमारी भूमि है, गंगा जी के तट की भूमि है, उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो एक्सप्रेस वे का लोड ले पाए, ऐसा हमने सुना है। अच्छा। बुर्ज खलीफा जो है वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग रेत में ही बनी। आज आपकी बात कर रहे हैं, 70 के दशक में हमारे जो गंगा और रामगंगा के पुल बने, ये भी रेत में ही बने थे 70 के दशक में। तो आप इसका कहने का मतलब ये है कि भारत जो 70 के दशक का भारत था और जो 2025 के दशक का भारत है वो उससे भी पिछड़ा हुआ है। हम समुद्र के अंदर हम अपनी जो है हमने हाईवेज बना रखे हैं और हम बात कर रहे हैं कि हम जो है कि वो रेतीली मिट्टी में हम जो है हमारी वो सुटेबल नहीं है। ये कहीं से भी अब वैसे तो ये भी है कि भाई जनप्रतिनिधि हैं, कुछ भी बोलें, वो उनका तो एक ही है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, जो मैं कह दूंगा वही सत्य होगा। अब उन्होंने कहा है तो सत्य ही होगा। अब जैसे हमारा फर्रुखाबाद है, वो विकास से तो पीछे है, ये हम लोगों को पता है। तो जो जनता है हमारे फर्रुखाबाद की, वो अब क्या कर सकती है जो फर्रुखाबाद को विकास सच में मिल पाए? देखिए, जब अंधकार बहुत बढ़ जाए तो दो चीज़ें हैं, या तो हम अंधकार को ही अपनी नियति मान लें, ठीक, हमें मान ले हमारी किस्मत अंधकार है और हम उस किस्मत से हम अपना ठीक है जैसा है वैसा चलते हैं, मान लेते और या फिर हम विद्रोह कर दें, हम क्रांति ले आएं। और सीधी सी बात है, जिंदा कौमें जो है कभी इंतज़ार नहीं करती, वो जब देखती हैं कि हाँ अब अति हो गई तो उसी टाइम उनके विद्रोह का बिगुल बच जाता है। आज फर्रुखाबाद को राजनीति की ज़रूरत नहीं है, आज फर्रुखाबाद को क्रांति की ज़रूरत है। वैसी ही क्रांति जैसे नेपाल में हुई थी, क्या फर्रुखाबाद का आम जनमानस उन नेपालियों से भी गया बीता है जो फर्रुखाबाद के लिए अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, जो फर्रुखाबाद में क्रांति नहीं ला सकता? तो आज फर्रुखाबाद का यूथ का मैं आह्वान करूंगा कि आज फर्रुखाबाद को राजनीति नहीं, अब क्रांति चाहिए। और फर्रुखाबाद की जितनी जो पुरानी दीमक लगी हुई चौखटें हैं, इन्हें सब उखाड़ के हमें फेंक देना है और नए फर्रुखाबाद की स्थापना करनी। कोई आपके बाहर के लिए नहीं आएगा। अगर आप ये सोचो कि कोई बाहर वाला आपके जो आके जो है आपको फर्रुखाबाद का उत्थान करेगा, तो कोई नहीं आएगा। इस फर्रुखाबाद के उत्थान की जिम्मेदारी भी अब हमारी है, ये हमारी कर्म भूमि है और अपनी कर्म भूमि और जन्मभूमि का ऋण उतारने का अब समय है। और इसीलिए जितना भी फर्रुखाबाद के यूथ है, मैं सबसे कहूँगा कि फर्रुखाबाद में क्रांति लाने का ये बहुत ज़रूरी और बहुत ही अहम मुद्दा है इस टाइम, क्योंकि हम आज पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप पे हैं। किस चीज़ में टॉप पे हैं? हम पिछड़ेपन में पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप पे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरविंद, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और अपने थॉट्स शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अब फर्रुखाबाद में इतना कुछ बचा नहीं है कि अब भी ना लगे। आज सही बात यह है कि लोगों ने हमें धोती हमारी उतारी, हमें पगड़ी पहना दी। तो सीधी सी बात यह है कि अब आज नहीं तो फिर कभी नहीं। थैंक यू। वेलकम डियर।